हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज आपको भारतीय संविधान के भाग 4 के बारे में बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में किस चीज़ के बारे में प्रावधान है। तो दोस्तों, ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका भाग 4 के अंतर्गत क्या आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं। और दोस्तों, ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। और दोस्तों, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों, इसका एक पॉइंट ये भी है कि इसका मतलब इस अधिकार को, जो भी ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इस अधिकार को जनता को दिलाने के लिए हम न्यायालय को बाध्य नहीं कर सकते। ये आने वाले अनुच्छेद में हम अभी देखेंगे। तो सरकार को हम बाध्य नहीं कर सकते हैं, न्यायालय में मतलब चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो अनुच्छेद 36 क्या है, इसमें क्या है, राज्य की परिभाषा, यानी कि दोस्तों जो भाग 1 में राज्य की परिभाषा है, तो वो सभी ये अनुच्छेद 36 के ही अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 37 में क्या है, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि दोस्तों देखिए, यह न्यायालय में परिवर्तनीय है। इस अधिकार को हम जनता को दिलाने के लिए न्यायालय में कोई भी राज्य सरकार के खिलाफ चुनौती नहीं दे सकते, उसे बाध्य नहीं कर सकते। तो यही चीज़ है अनुच्छेद 37 में। और अनुच्छेद 38 क्या है, इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की जाएगी। और अनुच्छेद 38 का काम क्या है दोस्तों, इसमें राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। जो दोस्तों राज्य सरकार है, वो राज्य कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके, इस सभी को व्यवस्थित करेगा। और अनुच्छेद 38 का खाम क्या है, इसमें आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं एवं अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास राज्य सरकार करेगी। और फ्रेंड्स, जो अगला हमारा है अनुच्छेद 39, तो इसमें क्या है, समान कार्यों के लिए स्त्री व पुरुष को समान वेतन देना होगा और संसाधनों का उचित वितरण। तो यानी कि दोस्तों, जो स्त्री और पुरुष अगर एक ही कार्य को कर रहे हैं एक ही टाइम पे, मतलब एक ही समय में, तो उसको समान वेतन, यानी कि समान वेतन देना होगा। ये नहीं कि स्त्री को कम या पुरुष को ज़्यादा, या फिर पुरुष को ज़्यादा या फिर स्त्री को कम वेतन दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये अनुच्छेद 39 के अंतर्गत है। और दोस्तों, अनुच्छेद 39 का क्या है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में लाया गया था। तो इसमें समान अवसर के आधार पर समान न्याय देना होगा। इन्हीं कारण को दोस्तों ध्यान में रखते हुए आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 39 क्या है, इसमें राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा, जो कि दोस्तों इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में अनिवार्य कर दिया गया था और इसे संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त किया गया है। तो ये है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 41 में क्या है, इसमें है कुछ दशाओं में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। यानी कि दोस्तों गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, बुढ़ापा, बीमारी आदि में कुछ आपको कार्य पाने का अधिकार है, ताकि आप अपने जीवन का निर्वाह कर सके। तो इस तरीके से है अनुच्छेद 41 में। और ये जैसे कमजोर असहाय लोगों को सहायता प्रदान करना, ये राज्य सरकार का दायित्व है। और अनुच्छेद 42 में क्या है, कार्यस्थल न्याय संगत हो तथा वहाँ की दशा मानवीय होनी चाहिए, जहाँ पे कर्मचारी वगैरह लोग काम करते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में। और एवं जो महिलाओं को दोस्तों प्रसूति सहायता का उपबंध है, ये अनुच्छेद 42 के अंतर्गत है। और अनुच्छेद 43 क्या है, अनुच्छेद 43 में निर्वाह, मतलब कि देखिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं मतलब कि जो कर्मचारी वगैरह होते हैं कंपनी के, तो उनको उतनी निर्वाह मजदूरी तो अवश्य देना चाहिए जिससे कि उनका जीवन यापन हो सके, एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। तो ये सभी अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 43 का काम में क्या है, इसमें कंपनी के लाभ में मजदूरों को भी हिस्सा होगा, मतलब मजदूरों का भी हिस्सा होगा। यानी कि दोस्तों जो कंपनी को लाभ होगा उसमें मजदूरों को भी हिस्सा देना होगा। ये राज्य सरकार लागू कराएगी, उसको फंड वगैरह देने का। दोस्तों यही सब है, अनुच्छेद 43 का काम है। और दोस्तों अनुच्छेद 43 का जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि कंपनी वगैरह को लाभ होता है तो उसमें मजदूरों को हिस्सा नहीं दिया जाता, तो लेकिन इसमें मजदूरों को हिस्सा दिया जाएगा, ये राज्य सरकार ही लागू कराएगी। और अनुच्छेद 44 में क्या है, अनुच्छेद 44 से समान नागरिक संहिता, यानी कि दोस्तों जो जैसा कि देखिए, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू कराने का प्रयास राज्य सरकार करेगी। तो इसमें ये रहता है कि जैसे कि जब विवाह, तलाक, गोद लेना
अपनी संपत्ति का अधिकार, मतलब अपनी संपत्ति का दायित्व जो होगा किसको देना है, ये सभी जो है ये सिविल संहिता का यही सब, इसी को कहते हैं समान सिविल संहिता। जैसे कि दोस्तों बहुत बार ऐसे मुद्दे आते हैं कि हिंदू धर्म में अलग रहता है और इस्लाम धर्म में अलग होता है, तो ये धार्मिक आधार पर जो कानून अलग अलग है उसे समान करने का दायित्व सरकार को दिया गया है, राज्य सरकार को। और अनुच्छेद जो 45 क्या है, इसमें क्या है, शिशुओं की देखभाल। दोस्तों शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देना, मतलब शिक्षा देने का जो प्रयास है, ये सभी अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे एक आपको पॉइंट बता रही हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, तीनों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों संबंधित जो प्रावधान है दोस्तों, ये तीनों में है। मौलिक अधिकार में भी है, नीति निर्देशक तत्व में भी है और मौलिक कर्तव्य जो कि भाग 4 का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा कहीं अलग से। और 21 का एज जो था दोस्तों, ये 6 से कम आयु की शिक्षा जो बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य एवं उसको सुरक्षा संबंधी जो भी व्यवस्था थी वो सरकार कराएगी। इसको 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में लागू किया गया था। और दोस्तों ये जो संशोधन है 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा ही बनाए गए थे, यानी कि इसको जोड़ा गया था। ये तीनों में, मौलिक अधिकार में भी है, नीति निर्देशक तत्व में है और मौलिक कर्तव्य, तीनों में आते हैं। और दोस्तों जो अगला हमारा है अनुच्छेद 46। तो अनुच्छेद 46 में क्या है, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था एवं सामाजिक न्याय दिलाने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। तो ये अनुच्छेद 46 के अंतर्गत है। तो दोस्तों आप ये देखिए, जैसे कि कुछ लोग बहुत ही दुर्बल वर्ग होते हैं, यानी कि SC, ST, OBC, ये सब जो होते हैं, इनको आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय दिलाने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। तो ये सभी चीज़ें हैं। और अगला दोस्तों हमारा है अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद 47 में क्या है, तो देखिए मद्य निषेध, यानी कि दोस्तों मादक पेयों यानी कि नशीले पदार्थों, हानिकारक नशीले पदार्थों पर रोक लगाना, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। और पोषाहार यानी स्वास्थ्य में वृद्धि करना, तो ये सब अनुच्छेद 47 के अंतर्गत है। तो जैसे कि दोस्तों बिहार में शराब पर पाबंदी लगा दी गई है और यहाँ कुछ राज्यों ने नहीं लगा पाया, लेकिन कुछ राज्यों ने लगाया, तो यही चीज़ है। तो राज्य सरकार इसे बंद करा सकती है। और अनुच्छेद 48 में क्या, अनुच्छेद 48 में कृषि, पशुपालन, दुधारू पशुओं के विकास एवं उनके वध का प्रतिषेध करना, ये राज्य सरकार का दायित्व है दोस्तों। तो जैसा कि कृषि, पशुपालन, दुधारू पशुओं का विकास करेगी राज्य सरकार, और वध का प्रतिषेध दोस्तों जैसा कि यूपी में योगी जी लगा दिए हैं, तो यही है इसके अंतर्गत। तो दोस्तों ये सब जो प्रावधान होते हैं ये राज्य सरकार को ही प्राप्त है। तो अब हम अगला देखते हैं अनुच्छेद 48 का। तो दोस्तों अनुच्छेद 48 का जो है, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। तो ये क्या है, पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास, ये राज्य सरकार का कर्तव्य है। और दोस्तों जैसा कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। और दोस्तों जो अगला हमारा है अनुच्छेद 49। तो अनुच्छेद 49 में क्या है, इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और पुरातन धरोहरों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना, इन सभी का संरक्षण करने का दायित्व सरकार को दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 49 है। और दोस्तों अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 50 में क्या है, इसमें है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण क्यों किया गया, इसका वजह यह है कि दोस्तों जैसे कि क्योंकि अगर इन दोनों को अलग अलग एक दूसरे से 60 गांठ यानी कि जुड़ाव रहेगा दोस्तों, इनका एक दूसरे से 60 गांठ रहेगा यानी कि जुड़ाव रहेगा, तो ये लोकतंत्र के लिए घातक हो सकता है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग रहेगी। तो ये अनुच्छेद 50 में कहा गया है। और अनुच्छेद 51 क्या है दोस्तों, जो कि लास्ट है, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, यानी कि दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर पूरे विश्व में शांति, सुरक्षा व विकास के बारे में सोचना व व्यवस्था करना राज्य सरकार का दायित्व है। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य मैं आपको अलग से बता रही हूँ कि लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करना, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये सभी राज्य सरकार के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के ही अंतर्गत है दोस्तों। तो इसलिए इसे लाया गया था। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ ये है कि इसको
मतलब इस चीज़ को लागू कराने के लिए जो इसमें नियम हैं अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, इसके लिए हम न्यायपालिका में कोई भी याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, ना ही सरकार को बाध्य कर सकते हैं, कोई चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन अपने मौलिक अधिकार के लिए हम बाध्य कर सकते हैं, न्यायपालिका में हम अपनी उसके खिलाफ चुनौतियाँ दे सकते हैं अगर हमसे कोई हमारा मौलिक अधिकार छीनेगा। तो ये चीज़ इसमें दोनों डिफरेंट है। और दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि इसके अलावा 2 और भी अनुच्छेद है जो कि हमें नीति निर्देशक तत्व के बारे में ही बताते हैं। तो ये देखिए कौन कौन से। उपयुक्त अनुच्छेद के अलावा कुछ ऐसे भी अनुच्छेद हैं जो राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि दोस्तों अनुच्छेद 350 का, इसमें क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। और अनुच्छेद 351 क्या है, हिंदी को प्रोत्साहन देना, हिंदी को दोस्तों प्रोत्साहन देना। जैसे कि दोस्तों ये है मातृभाषा, जैसे कि प्राइमरी लेवल पर जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं तो उनको हिंदी भाषा में ही शिक्षा दी जाएगी और हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये दोनों भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों मैं कुछ आपसे अलग से इसमें पॉइंट बताती हूँ, तो आप ध्यान से सुनते जाइए। इसको दोस्तों आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है भाग 4 को। और इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और इसके बारे में एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। पहला देखिए, नीति निर्देशक तत्व के दायित्व में उससे करना चाहिए, मतलब नीति निर्देशक तत्व सरकार के दायित्व में राज्य सरकार को करना चाहिए। और कई बार, लेकिन दोस्तों एक अलग पॉइंट इसका है, कई बार ऐसा हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार आपस में टकराने लगे थे। तो दोस्तों मतलब कि राज्य सरकार कहती है कि नहीं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब उच्च है, श्रेष्ठ है, और नागरिक कहते हैं कि नहीं, मौलिक अधिकार हमारा श्रेष्ठ है। तो इस तरीके से न्यायपालिका देखिए, जो 80 सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो था 1973 में आया था, तो इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व से उच्च है। ऐसे में सरकार को मौलिक अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाने लगा था। और जब इंदिरा गांधी का कार्यकाल था दोस्तों, तो सरकार ने यह निर्णय लिया था कि नीति निर्देशक तत्व जो नीति निर्देशक तत्व है ये मौलिक अधिकार से अधिक श्रेष्ठ है, और नीति निर्देशक तत्व की पूर्ति करने के लिए कुछ मौलिक अधिकारों को दबाया गया था। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही, आपातकाल घोषणा हुई थी इंदिरा गांधी के टाइम में, तो वही सब है, उसी समय ये सब कहा गया था। और देखिए ये जो है लेकिन अब इस प्रकार की विचारधारा जो थी दोनों, जो कि थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, मौलिक अधिकार उच्च है, और 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के टाइम में कहा गया था कि राज्य सरकार के द्वारा कि नहीं, ये नीति निर्देशक तत्व जो श्रेष्ठ है। तो ऐसे में दोनों धाराएं, जो कि दोनों विचारधाराएं थी, आपस में टकराने लगी थी। तो फिर जब 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद आया था, तो इसमें न्यायपालिका ने यह निर्णय लिया कि ना तो नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ है और ना ही मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है, लेकिन लोकतंत्र में जनता में संतुलन बनाने के लिए दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। तो ये कुछ पॉइंट, 3-4 पॉइंट हैं, तो आपको याद रखने चाहिए। तो क्या यह न्यायपालिका ने निर्णय लिया था कि ना तो नीति निर्देशक श्रेष्ठ है, ना ही मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो कहीं पर दोस्तों आपस में ये धाराएं टकराने लगती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मौलिक अधिकार को राज्य सरकार को कुछ हद तक दबाना पड़ता है जब राज्य के हित में कोई कार्य होता है। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि आप राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को चुनौती न्यायपालिका में नहीं दे सकते हैं, लेकिन अपने मौलिक अधिकार के लिए राज्य के सरकार को चुनौती दे सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में संविधान का भाग 5 लेकर के।